नहीं, आपका यही एक जिसे कहना चाहिए उत्तरदायित्व जो आपने निभाया, उससे आपकी इज्जत और बढ़ी है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो लोग बोल रहे थे उनको सचमुच क ख ग भी नहीं पता था उस परिवार के बारे में, जो सब कुछ हमारे समाज का एक सबसे प्रतिष्ठित परिवार है। उस प्रतिष्ठित परिवार पर उंगली उठाना एक तरह से बड़ा जघन्य अपराध था। ब्लास्फेमी है वो। हाँ, एक तरह से ब्लास्फेमी कही जा सकती है कि हर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला व्यक्ति क्या प्रोफेसर होता है, ये आज साफ कर दीजिए, क्योंकि हर कोई प्रोफेसर बोलता है, अपने आप खुद ही बोलता है। हाँ, ये गलत है, क्योंकि प्रोफेसर जो है एक पदवी है, वो आपको केवल बोलने से नहीं मिलती है, उसके कुछ मापदंड हैं। तिलक तराजू, कलम तलवार, कलम जोड़ी गई, क्योंकि वहां पर कायस्थ समाज के बहुत सारे लोग थे और उनको कलम का जो है रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। तो हम लोगों ने बचपन में वो नारा सुना था। तो उसके बाद जब मान्यवर ने कहा कि आप मुझे दिखाइए कहीं लिखित रूप में, मेरे किसी भाषण में बोलते हुए या मेरे किसी बहुजन संगठक के किसी राइटअप में या किसी किताब में, जो मान्यवर ने बामसेफ भी लिखी और चमचा एज भी लिखी और बहुत सारे जो है उनके बहुजन संगठक के मेरे पास वो पढ़े हुए भाषण, कहीं भी आप दिखाइए। वैभव जी, मुझे लगता है कि ऐसे लोग किसी वाद का शिकार नहीं है, वो केवल अवसरवाद का शिकार है। अच्छा, अगर सचमुच उनकी विचारधारा होती तो व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते। व्यक्तिगत आक्षेप जो है वो कहीं ना कहीं असहिष्णुता की निशानी है, कहीं कहीं अपरिपक्वता की निशानी है। सास भौजाई की लड़ाई में तू है ऐसी और मैं हूं ऐसी लड़ाई होती है। लेकिन सचमुच अगर आप एक विचारवान व्यक्ति हैं, आप एक दर्शनवान व्यक्ति हैं, आप ऐसी, और अगर आप विचारधारा से युक्त हैं, आपके अंदर सचमुच शैक्षणिक सलाहियत है और आपके अंदर गर्भ में भरा हुआ ज्ञान है, तो आप व्यक्तिगत आक्षेप कभी नहीं करेंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय भीम। मैं इस वक्त जेएनयू में हूँ। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार जी। लंबा चौड़ा परिचय है और आप हम इनको इस तरह से भी जानते हैं कि अम्बेडकरवादी हैं, सामाजिक विज्ञान के बड़े प्रोफेसर हैं, रिसर्च करते हैं और ख़ास तौर से जो बाबा साहब को लेके बड़े षड्यंत्र हैं उन मिथकों को भी तोड़ते हैं। ये किताब जो है, इसको लेके हमने इंटरव्यू किया था जो कई लाख लोगों ने देखा वो, और इस पे भी चर्चा होगी। पॉडकास्ट की सर एक हमने डिमांड रखी थी कि एक फॉर्मेट है पॉडकास्ट का जिसमें हम बैठ के खुली चर्चा करते हैं आमने सामने, और हालांकि उसमें एक विशेष किस्म का माइक इस्तेमाल होता है। मेरी जनता ये भी कह रही है कि यार वो माइक क्यों नहीं लेके आते, वो माइक लगाओ। हाँ, वो कंडेंसर माइक होता है, वो दिखता है, विजिबल रहता है। मैंने कहा आवाज ठीक आ रही है, आपका डीएनएन उसमें चमकेगा। हाँ, वो माइक बेसिकली कंडेंसर माइक होता है। तो मैंने कहा यार उस माइक को लेके तो आजकल कोई भी मतलब बैठा हुआ है, बात यह है कि बात किससे हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 घंटे का समय हो आपके पास तभी इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप देखिएगा, वरना अभी तब देखिएगा जब पूरा देख सकें। ड्राइव करते वक्त सुन सकते हैं, सोने से पहले इसको सुन सकते हैं। सर, दर्शकों से हमने पूछा था कि आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उनके भी कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। एक रैंकिंग हुई जिसमें आपका नाम निकल के आया है साइटेशंस को लेके, उसमें जेएनयू की रैंकिंग में आप अग्रणी हैं, भारत के और विश्व की रैंकिंग में भी आप आगे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? तो धन्यवाद वैभव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो है मुझसे ये बात करने का जो कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं आपको और अपनी जनता को और अपने लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बोल सकूं जी। सबसे पहले तो उसके लिए आपको भी धन्यवाद कि आपने ये बीड़ा उठाया। दूसरी बात, ये जो आपने रैंकिंग की बात कर दी है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत, मुझे लगता है कि एक आप जो मीडिया नवीस थे जिन्होंने मुझे लिख करके बधाई दी, और बाकी अशोक दास जी थे उन्होंने किया, बाकी किसी ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो दलित मीडिया जिसको हम लोग
बहुजन मीडिया कहते हैं, उसने भी जो है बधाई देने का काम नहीं किया। एक बहुत दलित का दम भरते हुए लोग हैं जिन्होंने भी बधाई नहीं दी। तो मेरिट पे सवाल भी करते हैं हमारी और बधाई भी नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये रैंकिंग है, इसको लेकर के भी लोगों में दर्द है, पीड़ा है कि इनको रैंकिंग मिली है, ये झूठी है, जबकि ये बड़ी वैज्ञानिक रैंकिंग है। राइट। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र में नंबर 1 होना, ये अपने आप में एक दलित प्रोफेसर का तो अचीवमेंट माना जाना चाहिए, समाज का भी अचीवमेंट माना जाना चाहिए। दूसरा, इंडिया में, भारत में 8वीं रैंक बिल्कुल सोशियोलॉजी में। जब किसी को मार पड़ती है दलित को तो लोग बड़ा शेयर करते हैं, लेकिन अगर कोई दलित अचीव कर रहा है और वो विश्व की रैंकिंग में आ रहा है तो उसको कितना शेयर किया जाना चाहिए। बहुत, मतलब मैंने जानबूझ करके उसको इसलिए शेयर किया कि इससे हमारे समाज का मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल। कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति भी जो है विश्व की रैंकिंग में समाज और भारत का नाम रोशन कर रहा है, राष्ट्र का नाम रोशन कर रहा है। जो व्यक्ति रिजर्वेशन से आया है वो राष्ट्र का नाम रोशन कर रहा है। इसका मतलब मेरिट और रिजर्वेशन ये जो है विरोधाभासी नहीं है, ये विरोधाभासी नहीं है, है ना। ये बहुत बड़ा एक प्रमाण जो है प्रस्तुत करती थी मेरी रैंकिंग, जिसको समाज को जिन्होंने मुझे धन्यवाद दिया या जिन्होंने मुझे क्लिक करके लाइक किया, जिन्होंने शेयर किया, वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन मुझे लगा कि इसके अंदर समाज का कंट्रीब्यूशन है। ये तो साइंटिफिक है ना सर, क्योंकि गूगल इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल। साइटेशन क्या होता है हमारे दर्शक को समझा पाएंगे आप एक बार आसान शब्दों में? नहीं, ये जो है, जैसे मैंने लेख लिखे जी, मैंने बहुत सारे लेख लिखे, सैकड़ों लेख लिखे। बिल्कुल। लेकिन कुछ लेख ऐसे हैं जो मैंने गूगल स्कॉलर, एक साइट है जिस पर उनके नाम और कहां से वो पब्लिश हुए वो लगाया। अब विश्व के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने उसको देखा कि हाँ, ये आदमी क्या बात कर रहा है। और उन्होंने जब वो शोध कर रहे थे तो उनके शोध को मेरा काम बाकायदा वैधता प्रदान करता है। कोट किया उन्होंने फिर मुझे उद्धृत किया, कोट किया, साइट किया, जिसको साइटेशन कहा जाता है। और गूगल साइटेशन जब बनता है तो वो एक लिस्ट बनाता है जहां जहां पर साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक है। अगर वो पब्लिश कराना तो दूसरी बात है, वो साइट कराना, वो भी बड़े बड़े विश्व के पब्लिशर्स से, चाहे वो राउटलेज वाला हो, चाहे वो सेज हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हो, और बड़े बड़े जो वहां के स्प्रिंगर जैसा जो है जर्नल आ रहा है, उसके अंदर उसको उद्धृत किया जाता है। और तो और विश्व के जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहां के रिसर्चर उसको कोट कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो कोट करते हैं उसका नंबर बढ़ता जाता है। जैसे वर्तमान में गूगल स्कॉलर पे मेरे 840 साइटेशंस हैं, इनकी लिस्ट वो दिखाता है। और पिछले 6 सालों के अंदर 430 करके हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं इसके ऊपर। इस पे सवाल उठाया जिन्होंने कभी कुछ पब्लिश नहीं किया, अभी तक एक आर्टिकल भी नहीं लिखा होगा, वह जो है इसको धता बता रहे हैं और इस पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ा दया आती है, असल बात बड़ी दया आती है कि किस मानसिकता के लोग बने हैं कि अपने समाज के किसी व्यक्ति की जो सफलता है उस पर खुश होने के बजाय उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है, मैं अभी तक उस पर रिसर्च नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं उन पे तरस खा सकता हूं, उनको साधुवाद भी दूंगा कि वो और तरक्की करें। और जब एक पब्लिश कर लेंगे उसके बाद, और जब उनका साइट हो जाएगा उसके बाद आके बताएंगे कि 840 साइटेशन को कैसे प्राप्त किया जाए, कितने सालों में कर पाएंगे, वो कितने सालों में कर सकते हैं। तो हम सवाल जो हैं बसपा की राजनीति पर भी पूछेंगे, क्योंकि बसपा को लेके भी सर के बहुत ही स्पष्ट राय है और सभी अखबारों के पैनलों में जाते रहते हैं।
लगातार देश विदेश के विश्वविद्यालयों में भी जो है अपना व्याख्यान आप लगातार रख रहे हैं। आप कलकत्ता में थे अभी, और हमें पहले इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था, पर वो गलती मेरी है कि मेरी तरफ से वो रिस्केड्यूल करना पड़ा। सर, और सवाल दर्शकों के भी पूछे जाएंगे, वो भी हमने यहाँ पे लिख रखे हैं सूचीबद्ध करके। सर, डिकोडिंग अंबेडकर आपकी किताब थी, इसको लेके भी हमने एक इंटरव्यू किया। जिन दर्शकों ने नहीं खरीदी है, अमेजोन पे जाइए, खरीदिए, और खरीदने के बाद उसका रिव्यू करिए, रिव्यू में रिव्यू लिखिए और आप स्टार रेटिंग करिए। सर, कैसा रिस्पांस मिला है आपको इस किताब को लेके? मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जो अमेजोन है वो हर वीक में कितनी किताब बिकती है उसकी रैंकिंग तक देती है। वर्ल्ड रैंकिंग देती है, फिर सोशल साइंस में भी रैंकिंग देती है। तो मुझे इसमें भी जो है 131 विश्व में जो सोशल साइंस की बिकी होंगी किताबें, 131 तक की रैंकिंग मुझे इसमें मिली है। इसका मतलब कि ये किताब लोगों को अच्छी लग रही है। रिव्यू द वीक ने इसको रिव्यू किया, राइट। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर जो है किताब को लेकर के मुझे इंटरव्यू किया कि भाई ऐसी किताब में क्या है जो आप नई चीज लिख रहे हैं, तो 50 किताब पहले से ही। हाँ, तो मैं उनको कहता हूं कि ये किताब जीवन चरित्र नहीं है। बाबा साहब जो अधिक से अधिक जो किताबें लिखी जाती हैं, ज्यादातर बाबा साहब की बायोग्राफी या उनका जीवन चरित्र लिख रहे हैं, या कभी कहीं किसी का कोई इवेंट जो बाबा साहब ने किया अपने जीवन, एनेक्डोटल है वो एक तरह। हाँ, एक तरह से एक्टिविस्ट बाबा साहब अंबेडकर ज्यादा दिखाई देते हैं। चाहे वो महाड़ सत्याग्रह कर रहे हो, चाहे कालाराम टेम्पल सत्या कर रहे हो, या वो संविधान निर्माता के रूप में लड़ते दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने ज्ञान के उत्पादन को कैसे किया है, कितना बड़ा फलक है, कितनी बड़ी उन्होंने शोध और रिसर्च किया है, ये बात हमको कोई नहीं बताता। तो इसलिए विश्वविद्यालय विधा में विद्यालयों को, विद्यार्थियों को, शोधकर्ताओं को, पॉलिसी मेकर्स को ये किताब पढ़नी चाहिए, जो कई रहस्य उद्घाटन करती है। हमारा इंटरव्यू भी कई हजार देखा गया सोशल मीडिया, उससे आपको कुछ रिस्पांस आया? क्योंकि एकदम से मुझे लगा कि आपके इंटरव्यू को लोगों ने भारत में नहीं बल्कि विश्व के कई राष्ट्रों में देखा, जैसे अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। वहां से मुझे लोगों का फोन आया कि सर आपके जो है मैंने इस पर देखा, और इंटरव्यू से आया था सर। हाँ, इंटरव्यू आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिल्कुल, आपने पूरा अकादमिक दृष्टि से वो इंटरव्यू किया और जनमानस, जो जनरल मानस है उसको भी समझाया, और जो अकादमिक दृष्टि से देखने वाले थे उनको भी आपने इसके तथ्यों से परिचित कराया। हमें से कॉपी नहीं मिली अभी तक। मैं आपको कॉपी भेंट करूंगा। आज आपका जन्मदिन है सर, इस स्तर पर जो है आपको मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। सर, इससे तो आज अभी कर दीजिए इंटरव्यू में। ये आपके इंटरव्यू में? हाँ, क्यों नहीं सर, ये तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट हो गया ना। हाँ, तो इतिहास में दर्ज हो गया कि हमें जो कॉपी मिली है वो आपने खुद, तो दर्श जो है VAIBHAV वैभव, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं सर, वैभव कुमार है। फैंसी सरनेम दलितों के पास है नहीं ना सर? नहीं, मैं भी विवेक कुमार हूं। फैंसी नहीं, नथिंग टू शो ऑफ। लेकिन कुछ लोग समझ ना ले कि कुमार कुमार हम लोग एक ही है, ये भी समझ ले। कुछ लोग ये करते हैं कि जब सरनेम मिलने लगता है तो कहते हैं अच्छा ये तो जातिवाद कर रहे हैं। कुमार तो शायद जेनरिक है, इसमें हाँ, नहीं, लोग इस पर भी जो है कटाक्ष कर सकते हैं। तो दर्शक देख पा रहे हैं कि मेरे लिए भी एक इट्स एन अचीवमेंट, क्योंकि हमने इंटरव्यू किया, हम किताब कहीं से भी खरीद सकते थे, बट द बुक व्हिच हैज बीन साइन्ड बाय सर हिमसेल्फ हैज अ मीनिंग इन इटसेल्फ। तो थैंक यू सो मच सर, एक बर्थडे विश के रूप में जी। और आप कमेंट कर सकते हैं लगातार, इसको शेयर करिए और इसको आखिर तक देखना है, क्योंकि मेरे पास सवालों की अच्छी फेहरिस्त है, उसमें मैं सर के विचार आपसे जानूंगा। और खास बात यह भी है कि इसमें से क्लिप्स कट करिए, क्योंकि आपका और हमारा जो विमर्श है वो हम ही पैदा कर सकते हैं। यही बहुजन मीडिया की भूमिका भी है कि आपको एक दूसरे के काम आना पड़ेगा, और जो आपके खिलाफ षड्यंत्र हैं, जो व्यापक षड्यंत्र हैं, उनको ध्वस्त करना पड़ेगा। और यही समय भी है, क्योंकि अब जो है चीजें विकराल रूप धारण कर रही हैं। सर, थैंक यू सो मच जी टू डू दिस ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि जब भी मैं पुस्तक देता हूं तो एक मैसेज लिख के देता हूं। सर, आपने बहुत ही उस पर की जो है, इसमें क्या लिखा है मैं आपको बाद में बताऊंगा, आई माइट शेयर इट, लेकिन थैंक यू सर।
तो किताब जो है उसने भी एक तरह से चर्चा बिल्कुल चर्चा बनाई यहाँ देश भर में। यहाँ ही नहीं, देश में नहीं, बल्कि आपको पता होगा कि अमेरिका में भी इसकी चर्चा हुई। तो वहाँ के जो अमेरिकन फिलोसोफर और सोशल साइंटिस्ट जेरेमी रिंकर, उन्होंने भी इस पर डिस्कशन किया। उधर गौरव पठानिया जी। जो आजकल मेनानाइट यूनिवर्सिटी में है, वो भी इसके साथी थे। उधर आपके धनंजय वंजारे IRS हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की। और इसके पहले हमारे विश्वविद्यालय में, विभाग में बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने डिस्कस किया, चाहे वो जो है दिव्या वैद्य हों और रितीश कुमार हों, मनोज जना जो आजकल विभागाध्यक्ष हैं उन्होंने, और तो और जो है हमारे जी श्रीनिवास, इन लोगों ने भी। अच्छा, छात्रों के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। छात्रों ने अपनी इस किताब को अपने लिए अलग जो है डिस्कशन का असर, हम क्या सोचते हैं इस किताब के बारे में। तो इसने आशीष वगैरह सब लोग, स्फूर्ति वगैरह जो है मधु बघेल वगैरह, ये सब लोग आ गए और उन्होंने भी किया। तो इसलिए हर वर्ग जो है इस पर, यहां तक कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में और तो और अमरकंटक यूनिवर्सिटी में, उसमें रिसर्च स्कॉलर्स एक जो है विकास नाम से अध्यक्ष हैं उसके, रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने लेवल पर भी इसकी चर्चा की। और अभी फ्रंट लाइन में भी इसकी रिव्यू हो रही है और द वीक में भी इसकी रिव्यू हो रही है। और मैंने भी इस किताब की चर्चा भी की थी पिछले वाले पॉडकास्ट में कि किस तरह से टोकनिज्म के तौर पे जो है बाबा साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर सर, आगे बढ़ते हुए उपवर्गीकरण के मुद्दे पे, इससे पहले मैं राजनीतिक सवाल पूछूं कि वो बहुत गहन हो जाएंगे। उपवर्गीकरण जो है सर कैसे देखते हैं? SC जो वर्ग है, देखिए, नफा है, नुकसान है? नहीं, मेरा तो पूरा शोध है इस पर जी। मैंने 565 पेज का जो वर्डिक्ट था 7 जजों वाला, उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। विशेषकर मैंने जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके साथ जिन्होंने लिखा, 140 पेज का जजमेंट हुआ था। बाकी उसमें बेला जी का जो माननीय जस्टिस थी, उनका जो है 86 पेज का, और बाकी इसी तरह दूसरे, लेकिन कुछ जजों का 17 लाइन का भी जजमेंट था। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ा जो जजमेंट था वो था अपने जो है चंद्रचूड़ जी, नहीं, दूसरे जो अपने समाज के जो जज हैं, तो उनका 282 पेज का जजमेंट था, सबसे बड़ा। तो मैंने उसके अंदर रिसर्च किया कि किस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया। मैं वर्गीकरण को लगातार जो है गलत मान रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप अभी तक जो गणना है, जो प्रदत्त संविधान के अंदर जितनी प्रतिशत रिसर्च, जितनी % रिजर्वेशन दिया गया है, वो आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। फिर उसके बाद आप तोहमत लगा रहे हैं कि कोई एक समाज सबसे ज्यादा उसका फायदा उठा रहा है। मेरा मानना है कि क्या ये कोई रिसर्च है? ऐसा अगर कोई रिसर्च है कि अगर कोई समाज सबसे ज्यादा उसमें फायदा उठा रहा है तो वो प्रस्तुत किया जाए। लेकिन वो समाज क्यों फायदा उठा रहा है? क्योंकि उसका नंबर अगर ज्यादा है तो ये कोई जो है रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है। क्योंकि पर बिना कास्ट सेंसस के सर, हाँ, ये कैसे हम पता लगा पाएंगे? क्योंकि आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, उसके लिए कास्ट सेंसस के डेटा चाहिए। नहीं, शेड्यूल कास्ट का तो डेटा है ना, शेड्यूल कास्ट का तो SC का तो आता है। तो SC में अगर मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश पर रिसर्च किया, अब उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट में 66 जातियां, 66 कास्ट। अब उसके अंदर सबसे बड़ी कास्ट जो है, जिसको हम लोग जिसे कहना चाहिए शेड्यूल कास्ट, चमार के रूप में धूसिया, जूसिया, जाटव, इन सबको रखते हैं। वो 50% है। अगर मान लीजिए वहां पर 4 करोड़ हैं तो 2 करोड़ वो होंगे। तो बट नेचुरल है कि उनके नंबर ज्यादा होंगे एब्सोल्यूट नंबर्स में। हाँ, एब्सोल्यूट। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, उसकी इंडिसेस निकालते हैं। यानी कि अगर 100 पोस्ट आई हैं, 100 पोस्ट में वो कितने हैं, 1000 पोस्ट पे वो कितने हैं,
1000 पोस्ट पे धोबी कितने हैं, 1000 पोस्ट पे वाल्मीकि कितने हैं। अगर हम 1000 पे लगाएं तो मेरा एक रिसर्च है शिक्षा के क्षेत्र में, जब मैंने परसेंटेज देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी शेड्यूल कास्ट की अलग अलग जातियों के परसेंट कितने हैं, तो मैंने देखा चमार कास्ट में भी 17% लिटरेसी है, धोबी कास्ट में भी 17% लिटरेसी है, और इसी तरह पासी समाज में भी आसपास है। अगर हम सैकड़े पर लगाएंगे तो हम प्रतिनिधित्व को इंडिसेस में देख पाएंगे, तब हम न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट नंबर नहीं देखेंगे। जब एब्सोल्यूट नंबर आप देखते हैं तो बट नेचुरल है जिस समाज की संख्या ज्यादा होगी उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दिखाई पड़ेगा, जो कि आकलन की दृष्टि से वैज्ञानिक नहीं है। और यही बात हमको समझाई गई, और इसके माध्यम से दूसरी बात क्या निकाले, एक समाज दूसरे समाज का हक खाए जा रहा है, ये हक मारे जा रहा है, सोशल मीडिया पे ये उतारा गया। तो आपने एक तरफ क्या किया, रिजर्वेशन को भरा नहीं, दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टि से उसका आकलन नहीं किया, और तीसरी तरफ दलितों में आपने जो है बंटवारा करवाने के लिए ये नैरेटिव, ये कथानक गढ़ दिया कि दूसरे लोग खाए जा रहे हैं। मेरा मानना यह था कि अगर मान लीजिए जो पोस्ट आप देना चाहते हैं किसी समाज को जो प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा या उसका नंबर नहीं है, तो उसको आप कैसे करेंगे। जितनी भी पोस्ट नॉमिनेशन से भरी जाती हैं, जितनी भी पोस्ट नॉमिनेशन से भरी जाती, जैसे प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स में जजेस हैं, या एसपी सिटीज हैं, मेंबर गवर्निंग बॉडीज के हैं, उन सब में उन सबको सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन दीजिए, प्रायोरिटी पे दे दीजिए, उनको पहले दीजिए आप। लेकिन उल्टा होता है सर, हमारा डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है वहां तो। जैसे कि आपने दिल्ली के इलेक्शन के अंदर वाल्मीकि समाज ने सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को दिया, लेकिन जब राज्यसभा की बारी आई तो राज्यसभा में किसको भेजा गया। इसी तरह पंजाब में जब राज्यसभा में भेजने की बारी आई आम आदमी पार्टी ने तो किसमें भेजा। तो ये जो लड़ाई हम कर रहे हैं, क्या हम इसको इस तरह, उसी तरह दिल्ली में 25 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें दिल्ली सरकार की जो है मतलब सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, एडेड है, वो एडेड हैं। उन 25 के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उनकी जितनी बॉडीज थी, आम आदमी पार्टी को चाहिए था वो उस समाज से भरते जिस समाज का प्रतिनिधित्व से भरते, बिल्कुल भरते। तो हमारे समाज के अंदर फाड़ पड़वा करके ये गुमराह करना नैरेटिव को कि एक आदमी खाए जा रहा है, ये ठीक बात नहीं। बेसिकली एक तरह का प्लॉय है ये, जिससे कि दूसरा एक सबसे बड़ा जो उन्होंने रिसर्च किया जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जो लिटरेसी है वो एक समाज में ज्यादा है। अगर लिटरेसी को सीधे, लिटरेसी को आप ऑक्यूपेशन से कैसे जोड़ सकते हैं। कोई समाज शिक्षित हो सकता है लेकिन वो जा करके नौकरी ही करे ये जरूरी नहीं है। जैसे सिंधी समाज है, शिक्षित है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में जाते हैं, व्यापार करता है, व्यापार। तो ऐसा है फॉर एग्जाम्पल। फिर आप कैसे कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं कि मेरे समाज के अंदर अगर ज्यादा साक्षरता है तो मैं ज्यादा नौकरी ले जाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो मतलब माला और मादिका का कुछ दिया, कुछ गुजरात से लाए, और उन्होंने कहा कि आरक्षण से अंदर जो है, आरक्षण के अंदर एक शेड्यूल कास्ट सीरियल जो है, एक कम्युनिटी नहीं दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत बंटवारा है, होमोजेनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, इसके अंदर बंटवारा है। और उन्होंने हमारे यहां कहा जाता पर्पसिव सैंपलिंग, कि हम अपने मंतव्य को प्रूव करने के लिए हम जैसा चाहेंगे वैसा उदाहरण ले लेंगे, वैसा एग्जाम्पल ले लेंगे। तो हमने माला मादिका को ले लिया, हमने गुजरात से कुछ लोगों को ले लिया और कहा देखिए इसमें बंटवारा, मतलब रीचिंग द कंक्लूजन नॉट लेटर बट पहले से ही पहले था, और उसको प्रूव करने के और लिए उसी के फाउंड द डेटा अराउंड इट। अगर मैं चाहूं तो मैं 2007 की सरकार को जो उत्तर प्रदेश में बनी उसको मैं कहूं कि देखिए इसमें दलित समाज में
और बैकवर्ड क्लास में कितनी यूनिटी थी, और इसीलिए तो सरकार बनी वहां पर। तो बंटवारा नहीं है, इन समाजों के अंदर बाकायदा भाईचारा है, राइट, और भाईचारा की वजह से सरकार बनी है। इसीलिए तो हम भी जिसे कहना चाहिए बॉम्ब सेफ में पूरा का पूरा जिसे कहना चाहिए जो लोग हैं उसके अंदर भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं और भिन्न भिन्न समाजों के लोग एक साथ आके बैठते हैं। क्रीमी लेयर पे ऐसा सवाल निकलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कई सारे जो हैं ऑब्जर्वेशन रही हैं, टिप्पणियां रही हैं क्रीमी लेयर कि एससी जो है उसमें भी क्रीमी लेयर देर सवेर आ ही जाएगा। नहीं, जो क्रीमी लेयर है, मैं ये कहता हूं कि आप कैसे गणना कर रहे हैं क्रीमी लेयर की। एक बात, सबसे पहली बात है कि जो आपके पास विभाजन का मतलब शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण का जो केस आया था, उसकी केवल एक जो म्याद थी कि उसमें आपको केवल और केवल बंटवारा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बात। लेकिन उसके अंदर क्रीमी लेयर का प्रश्न कौन लाया, कहां से आया? दैट वॉज एन आउटरीच ऑफ द कोर्ट्स, जिसको मैं कहता हूं कि नहीं, जो है वो नहीं आना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये आपके पास मसौदा था ही नहीं। और इसीलिए वो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने जो चीज आपके समक्ष नहीं लाई गई थी, जिसपे आपको निर्णय कुछ देना था, उसको भी आपने दिया, स्पेशल मेंशन आपने दिया। क्यों दिया? जो कि आपका पार्ट ऑफ द एजेंडा नहीं था। व्हाई एक्चुअली यू हैव गिवन स्पेशल मेंशन मिला उसको। तो दूसरा सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने जो जिसको कहते हैं ना ये जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, आपने उनको सुना ही नहीं उस मुद्दे पर। उस मुद्दे पर तो आपने सुना ही नहीं और निर्णय दे दिया आपने, है ना। और तो और किसी और ने इसकी बात नहीं कही कि आपको होना चाहिए। मैं जो बात करना चाह रहा था, मेरे को नाम पता नहीं कैसे निकल गया। अगर हम इसको करें कि हु वेयर द 7 जजेस, है ना, उसके अंदर उनके एससी जजेस, हाँ, उनके पिताजी जो वो थे ना, मेरा एकदम से जयराम रमेश की टिप्पणी भी आई है, उस पर भी आपसे जानना चाहूंगा जी कि निजी कॉलेजेस में आरक्षण को लेकर ही प्रपोजिंग समथिंग, बेसिकली वो कह रहे हैं कि होना चाहिए। जी, देखिए मेरा मानना यह है कि जो निजीकरण, जैसे हम पहले ये इसको थोड़ा क्लिंच कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। क्रीमी लेयर का मतलब क्या हुआ? क्रीमी लेयर का मतलब ये हुआ कि आपने जो रिजर्वेशन दिया है उससे व्यक्ति की आर्थिक या माली हालत अच्छी हो गई, और अब आपने कहा कि माली हालत अच्छी हो गई, तो अब आप क्रीमी लेयर हो गए। मेरा मंतव्य यह है, एक समाजशास्त्री होने के नाते, और मेरा भी 50 साल का जो है रिसर्च है, रिजर्वेशन लड़ाई है उन समाजों की जिनको हजारों वर्षों से समेकित रूप में आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और यहां तक कि ज्योग्राफिकल स्पेस से भी वंचित किया गया। ये केवल आर्थिक वंचना नहीं है, यह है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, स्पेशल नहीं। दलितों को तो बीच गांव में रहना ही नहीं है, उनके लिए तो दक्षिण की दिशा। बिल्कुल। और वो साथ में बैठ करके खा नहीं सकते, उस मंदिर में जा नहीं सकते, और इसीलिए संगठन, कुछ लोग एक मरघट एक पनघट चलाना पड़ रहा है उनको कार्यक्रम। सही रैशनल सर वो ये दे रहे हैं कि जब क्रीमी लेयर आएगा तो जो लोग पहले से ही इकोनॉमिकली थोड़ा सा अपवर्डली मोबाइल हैं, जिसे कह सकते हैं, जो पहले से थोड़ा साउंड हो चुके हैं, हाँ। अब दूसरों को मौका मिलेगा इस तरह। मैं ये कह रहा हूं, ये उनका तर्क है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो है आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं, तो क्या उसको सांस्कृतिक रूप से भी संपन्न कर सकते हैं? और क्या वो जातिवाद का दंश नहीं झेलेगा? जिन समाजों की, मैं इसको क्या कहता हूं, एक होती आर्थिक पूंजी, एक होती सांस्कृतिक पूंजी। करेक्ट। सांस्कृतिक पूंजी के अंदर शिक्षा, आपके तीज, आपके त्योहार, आपकी जो पुस्तकें हैं, जिन प्रकार की जो
धार्मिक पुस्तकें हैं वो सब आपकी हैं, उसकी नहीं है। और उसी से जो है एक तरह से आपके वाक्य विन्यास, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, शिष्टाचार, ये सब पनपता है, जो Confidence पनपता है। सांस्कृतिक पूंजी है। जी। व्यक्ति जाता है और बहुत ही पोलाइट रूप में वो गुड मॉर्निंग बोल करके निकल जाता है और टीचर कहता ओ ही इज सो सिविलाइज्ड। लेकिन हमारे समाज का बच्चा जो गांव के अंदर पढ़ करके आ रहा है या जो मोहल्ले में रह रहा है जहां पे वो चिल्लाएगा नहीं तो उसको पानी नहीं मिलेगा, लड़ाई नहीं करेगा तो उसकी बाल्टी नहीं लगेगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज उस प्रकार की सोफिस्टिकेशन में नहीं जीती है। गेटिंग इट। यद्यपि वो टीचर का अवहेलना नहीं करना चाहता, उसका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी सांस्कृतिक पूंजी एम फॉर मदर पढ़ के नहीं आई है ना। उसकी एम फॉर मदर जिसकी डेंटेड पेंटेड और वो पढ़ रहा है वहां पर एम, और तो और दूसरा आप देखिए ए फॉर एप्पल पढ़ाया जा रहा, ना उसने एप्पल देखा है और ना खाया है और उसको पढ़ाया जा रहा, तो उसके लिए तो कंफ्यूजन है। तो गेट बंद करें, मच्छर काफी घुस गए। एक आप पीछे से ही विदाउट जिसके जी। दूसरी तरह जिसके बच्चे ने एप्पल देखा है, एप्पल खाया है और फिर ए फॉर एप्पल पढ़ा है, तो उसके लिए तो रिवीजन है, तो उसको जल्दी समझ में आ रहा है। अब ये जो सांस्कृतिक पूंजी है ये हजारों वर्ष की है। अब आप कह रहे हैं एक पीढ़ी में हमने रिजर्वेशन ले लिया तो हमारे पास ये सब पूरा आ गया, एक नौकरी आ गई। हाँ, तो हमारे पास ये पूरी सांस्कृतिक पूंजी आ गई। सांस्कृतिक पूंजी में नेटवर्क भी है, ये इकोसिस्टम है। हाँ, इसे कॉकस भी कह सकते हैं। कॉकस, बिल्कुल। जो आप चले गांव से तो आपको पता था कि आपके चाचा यहां पर हैं, आपके मामा हैं, आपका कोई ना कोई यहां पर विराजमान है जिसके यहां पहुंचेंगे। तो देश ही इकोसिस्टम पे चल रहा है फॉर सम कास्ट्स, नॉट फॉर एवरीवन। तो ये जो सांस्कृतिक पूंजी है, लड़ाई इसके खिलाफ है। हजारों वर्षों की सांस्कृतिक पूंजी का जो सृजन है, जो एक्यूमुलेशन है, उसके खिलाफ एक पीढ़ी वाला रिजर्वेशन लेके क्या इन हजारों पीढ़ी वालों से लड़ सकता है? बिल्कुल। और जब नहीं लड़ सकता है तो आप कैसे कह रहे हो कि इसमें क्रीमी लेयर हो गया? तो यानी कि रेस की लाइन को एक होने में अभी और समय लगेगा, पीढ़ियां लग जाएंगी। जब तक पीढ़ियों दर पीढ़ियों इनको रिजर्वेशन मिल करके सांस्कृतिक पूंजी नहीं बन जाती है, तब तक रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरिट के नाम पे एक तरफ से दलितों को कोसा जा रहा है, ऑन द अदर हैंड दे आर गेट केप्ट। मीडिया फॉर एग्जांपल, ये मेरिट का तो आपने एकदम दूसरा ही जो है कि ऑक्सफैम रिपोर्ट है, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट से वो कहती है कि 92-93% जो है वहां पे SC ST OBC और माइनॉरिटी है ही नहीं मीडिया। वैभव जी, मैंने मेरिट की परिभाषा खोजने की कोशिश करी और आज भी मैं तो लोगों को कह रहा हूं कि मेरिट की परिभाषा किसी समाजशास्त्र की डिक्शनरी में नहीं है। मेरिट को लोगों ने अपने हिसाब से बखान करना या परिभाषित करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? उन्होंने कह दिया मेरिट जो है वो मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन। मार्क्स यानी कि इम्तिहान में जो नंबर आपने पाए वही मेरिट है आपकी। एक और भी है सर कि एक तबका कहता है कि हमारा जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर मेरिट। आप नहीं आ पा रहे तो आपके पास मेरिट नहीं है। नहीं, ये व्हाइल दे आर गेट कीपिंग एवरीथिंग। यही तो सांस्कृतिक पूंजी का वो था कि उनको इन्फोसिस को सबसे पहले मिला कि इन्फोसिस को सबसे पहले पता चला कि कंप्यूटर आने वाला है। हाँ, किसी दलित को नहीं पता चला था और उन्होंने उसको ले लिया तो वो मेरिटोरियस हो गए। आज कह रहे हैं 70 घंटे काम करो, है ना, लेकिन आपको सबसे पहले पता लग गया था। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरिट इज नॉट मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन। आई गेट इट सर। क्योंकि आपका टीचर अच्छा था, आपका स्कूल अच्छा था, आपकी किताब अच्छी थी, आपको पढ़ाने वाले अच्छे थे, आपके चाचा मामा भैया सब पढ़े लिखे थे, आपको पढ़ा दिया तो आपको 70 मिल गए। और मेरे यहाँ कोई नहीं था, मेरी माँ भी नहीं पढ़ी थी, है ना, और मेरे पिताजी भी नहीं पढ़े थे और कहते थे जाओ काम कर, खेत मजदूरी अलग से करवाते थे। तो जो है मैं क्या करूं, प्लस मेल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रोटीन। फिर मैं 50 अंक पाया तो मैं लेस मेरिट हो गया और आपको नंबर मिल गए और ऊपर से फिर अंग्रेजी बोलने थोड़ा सा लगे तो और मेरिटोरियस हो गए। तो मेरिट इज नथिंग बट ए कॉन्स्ट्रक्टेड आइडिया बाय द रूलर्स टू
actually bent the end in their own favor. ऑन फेवर, और आज के कॉन्स्ट्रक्ट में तो इट्स एन एंटी दलित दलित, बिल्कुल, बस केवल ये बता देना मैं। सर निजीकरण के बारे में क्या कहेंगे? जयराम रमेश जी कह रहे हैं लास्ट बात, बाबा साहब ने, अंबेडकर ने इसीलिए कहा था, when they wanted a Veda they called for a Ved Vyas who was not a caste Hindu. When they wanted epic they called for Valmiki who was an untouchable. And when they wanted a constitution they called for me. तो बात मेरिट की नहीं है, बात है प्लेटफॉर्म की। आप प्लेटफॉर्म दीजिए और उसके बाद बताइए कि परफॉर्म कर रहा है या नहीं। वैसे मेरिट लाइज इन डाइवर्सिटी, मेरिट लाइज इन डाइवर्सिटी, क्योंकि आप चुनिंदा लोग कहेंगे कि हमारे पास ही सब कुछ क्षमता है, इट्स नॉट, बट नहीं, ये तो सिंपल सा रूल है। अगर डाइवर्सिटी का बेस ज्यादा है तो उसमें ज्यादा मेरिटोरियस लोग निकलेंगे, अगर पूल छोटा है तो उसमें कम मेरिटोरियस निकलेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। सर जयराम रमेश का जो बयान है उस पर क्या कहेंगे? पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्या करना चाह रहे हैं वो? निजी क्षेत्र में, निजी कॉलेजेस में आरक्षण की बात उनकी तरफ से नहीं, तो सबसे ज्यादा निजी कॉलेज कर्नाटका में है, तो सरकार है, कर दें, सरकार है उनकी, कर दें। आंध्रा में है, बहुत बड़े मेरिट, उसमें क्या दर है? तो इसलिए दिस इज सिंपली, तेलंगाना में भी है पॉलिटिकल प्लॉय, है ना। तो जहां जहां सरकारें हैं, चाहे वो गठबंधन में हो और चाहे उसमें हो, और उसको तुरंत शुरुआत कर दें, क्योंकि और दूसरी बात है, मेरिट की मिथ को तोड़े। मेरिट की मिथ क्या है, आप बताइए कि क्या उनका? आपने लोन लिया पब्लिक बैंक से, आपने जो R&D, जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो सब पब्लिक स्कूल के हैं, ज्यादातर पढ़े हुए। आप बिजली सरकार से लेते हैं, आप रोड सरकार की यूज करते हैं। क्या है, पैसा ही तो केवल आपने जमीन खरीदने में लगाया और उसमें भी आपने रियायत ली होगी। तो कहां है इसके अंदर निजी क्षेत्र? तो निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बात जो है हमको बताई जा रही है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड सब कुछ है लेकिन निजी है, क्योंकि उसका ओनर है। तो मिथ इसको तोड़े और उसके बाद सीधे जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां वहां रिजर्वेशन लागू करके दिखाएं। ठीक बात है सर, क्योंकि आजकल संविधान लेके घूमने का भी नया चलन है, कांग्रेस पार्टी खासतौर से ऐसा कर रही है। सर कर्नाटक सरकार में 4% कोटा जो है मुस्लिम समाज को मिला है ठेकेदारी में, कुछ आपको याद भी आ रहा होगा बहन जी सरकार में भी, तो कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, आज चैलेंज यही है कि जो एजेंडा बहुजन राजनीति ने 80 और 90 के दशक में उठाया था, वो एजेंडा ही जो है कहीं ना कहीं विपक्षी उठाए ले रहे हैं। चाहे वो नायक हो, उनके नायकों को ले जाना, और चाहे जिसे कहना चाहिए कि संविधान को बचाने का जो है आंदोलन करना या दिखाना, और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में लोगों के लिए आरक्षण करना। ये सब बातें जो है 90 से शुरू होती हैं और 2012 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बाकायदा लागू होती रही हैं। और ये केवल और केवल जिसे मुस्लिम्स के लिए नहीं था, वहां तो सवर्णों के लिए भी था, सवर्णों को भी आरक्षण मिला। तो इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति की जगह यथार्थ होना चाहिए, और यथार्थ जिसने करके दिखाया है वो सबको पता है। लोगों की हो सकता है कि मेमोरी हो, तो बहन जी की सरकार देखें और बहन जी की सरकार की एनालिसिस करें। मुझे तो याद आता है कि मतलब बहन जी उस समय कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और मान्यवर थे दोनों साथ में, फ्लैग उठाकर कहा था कि संविधान के सम्मान में बसपा मैदान में। मेरे पास उसके पैम्फलेट पड़े होंगे, अगर आप कहें तो मैं ढूंढ करके दिखा देंगे सर, हम दर्शकों शेयर करेंगे हम जी, मैं उसको आपको दे दूंगा। पैम्फलेट मेरे पास पड़े हैं बाकायदा उस समय के 2002 की बात है। मुझे लगता है 14 अप्रैल 2002 को बहन जी ने खुद झंडा दिखा करके शुरू किया था ये यात्रा। लेकिन अब अफसोस यह है कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, और हमारे लीडर भी उसको जो है देख नहीं रहे हैं। बात करें महाबोधि विहार का सर मैं मामले पे जानना चाहता हूँ। BT एक्ट है जी, बोध गया टेम्पल एक्ट है, उसमें सभी धर्म के जो स्थान है उन पे उन्हीं के धर्म के लोगों का एक तरह से कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, लेकिन ये बोध गया के मामले में ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो जिन
समाजों के राजा होते हैं उनका धर्म बड़ी तेजी से फैलता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉल्यूम 1 में भी कही थी कि हाउ एक्चुअली द रूलर्स ऑफ द कंट्री और द नेशन और द किंगडम when they converted everyone got the leadership in the religion। तो अगर सचमुच हमारे समाज में राजनैतिक शक्ति इतनी आ जाए तो हम अपने, जिसे कहना चाहिए, जो हमारे मंदिर जिस पे हक बनता है उन पे हम अपना हक फिर से जता सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर जब उनको श्रीलंका में जब उनको स्वाधीनता मिली तो स्वाधीनता उनको 1948 में मिली। 48 तक आते आते बुद्धिज्म का लोप हो रहा था। वहां पर एकदम बुद्धिज्म खत्म हो रहा था और वहां के लोगों ने सबसे पहले जो महिला प्रेसिडेंट थी भंडार नायके, श्रीमाऊ भंडार नायके के अंदर बाकायदा फिर से बुद्धिज्म वहां से जो है शुरू हुआ। यहां तक कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल थी, टूथ रिलिक टेम्पल, 2050 सेंचुरी बीसी का उन्होंने कहा कि 2500वां साल है, इसका हम सेलिब्रेशन करेंगे। और जो लैंग्वेज है वहां की, उसमें से हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन टर्म सब हटाएंगे और फिर से वहां से रिवाइवल शुरू हुआ बुद्धिज्म का, जो बाद में जिसे कहना चाहिए श्रीलंकन तमिल्स जो कि हिंदू थे और जो वहां के जो बुद्धिस्ट थे वो लोगों में लड़ाई शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी समाज के अधिकारों को अगर आप नहीं देंगे तो वो गलत टर्न भी ले सकता है, अंततः गलत टर्न ले सकता है। और ये बात जो है हमारे यहाँ मतलब सभी रूलर्स जानते हैं कि हमारा फेडरेशन सिस्टम, फेडरल सिस्टम है जिसके अंदर हमने जीएलएनएफ जैसे लोगों को जो है साथ रखा हुआ है और वो लोग काम करें। तो ये तो छोटी सी एक तरह से बहुत भावनात्मक किस्सा है, क्योंकि विरोधाभास है ना सर इसमें। क्योंकि जब भी मोदी जी प्रधानमंत्री साहब बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। हाँ, नहीं, इसीलिए आज पूरे विश्व में बुद्धिज्म 171 राष्ट्रों में है, 171 राष्ट्रों में जो बुद्धिज्म माने, जबकि आपने कहीं भी कभी भी न तलवार उठाई और न किसी को जो है विन करने की, बल्कि शांतिपूर्वक जो है लोगों ने। और तो और चाइना में 200 साल तक भारत ने राज किया। वहां के जो है आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था उसके अंदर ये उद्धृत किया गया है कि वहां के एक एम्बेसडर ने ये लिखा कि भारत ने चाइना पर 200 साल तक राज किया बिना किसी तलवार उठाए, और वो था बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म की जो ताकत है, जो बुद्धिज्म की कन्विंसिंग की ताकत है, उसके पंचशील, त्रिशरण, अष्टांगिक मार्ग, 10 प्रविजाएं जो हैं, वो जो आपको बताती हैं कि किस प्रकार जीवनचर्या लें, विश्व को किस तरह जो है उसका निर्माण करें, और अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए। तो वो मुझे लगता है कि सभी लोगों को वो जो है आच्छादित करती है और वो लोग उसकी तरफ मिलते हैं। ठीक है सर, मैं राजनीतिक सवाल शुरू करने वाला हूं जी, और दर्शकों के कुछ सवाल है उस पर तो मैं आपसे क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आजकल बहुत ज्यादा इनफाइटिंग दिख रही है दलितों में, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, और कई कम्युनिटीज जो हैं वो कलेक्टिवली ग्रो करती हैं एक दूसरे को साथ उठा के, ट्रेड्स में, प्रोफेशंस में। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं, और इसलिए एक एग्रीगेट ग्रोथ हो नहीं रही है। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग आपको जो है लग रहा होगा कि जो गलत बयानी कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं कुंठा है, क्योंकि उन्होंने जीवन में अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है। वो लोग कहीं ना कहीं
ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनका भविष्य क्या है, उनके क्या भविष्य के अंदर सचमुच वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे, या अति महत्वाकांक्षा पल्लवित करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे आपको कि आज मैं अगर राजनीतिक तौर पे देखूं तो मैं जो है राज्यसभा पहुंच जाऊं, अगर मैं शिक्षण तौर पे देखूं तो मैं वाइस चांसलर बन जाऊं, और अगर मैं और राजनीतिक बड़ा देखूं तो मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। तो उन्होंने अति महत्वाकांक्षा की जो जीवन शैली है उसको पल्लवित कर रखा है, और जब वो देखते हैं कि सचमुच उनको सफलता नहीं प्राप्त कर रही है, मिल रही है, तो वह अपने से ज्यादा स्थापित लोगों पर कटाक्ष करते हैं, उनको अटैक करते हैं। यद्यपि तथ्य नहीं है, इत्तेफाक यह है कि उनके पास आज एक मीडिया है और इसलिए वो बातें जल्दी पहुंच सकती हैं। अगर आज से 25-30 साल पहले यही लोग बात कर रहे होते तो उनको कोई सुनता नहीं, और अगर सचमुच समाज में जाते तो उनको दुत्कार करके भगा दिया जाता। और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की कमी जो दिखाई पड़ रही है। अरे हमारे यहां तो मूसा वादा बेर मणि तिक्का पदम सदाम यहां ही कहा गया, तो तुम्हारी मूसा वादा कहां गई, और तुम कटाक्ष किस पे कर रहे हो यह भी आपको पता नहीं है। कितना त्याग, कितना जिसे कहना चाहिए संघर्ष, कितना डेडिकेशन, ये सब लगा करके कुछ लोग पहुंचे जिन पर आज भारत भी नाच कर रहा है। यही सप्लीमेंट्री सवाल है कि कुछ नेता कांग्रेस से उनका संबंध है, जैसे उदित राज जी का नाम ले लेते हैं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ कहा है बहन जी को। नहीं, मुझे लगता है एक प्रोफेसर साहब भी हैं सर, आई एम नॉट मेंशनिंग हिज नेम। लेकिन वैभव जी, मुझे लगता है कि ऐसे लोग किसी वाद का शिकार नहीं है, वो केवल अवसरवाद का शिकार है। अच्छा, अगर सचमुच उनकी विचारधारा होती तो व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते। व्यक्तिगत आक्षेप जो है वो कहीं ना कहीं असहिष्णुता की निशानी है, कहीं कहीं अपरिपक्वता की निशानी है। सास भौजाई की लड़ाई में तू है ऐसी और मैं हूं ऐसी लड़ाई होती है। लेकिन सचमुच अगर आप एक विचारवान व्यक्ति हैं, आप एक दर्शनवान व्यक्ति हैं, आप ऐसी, और अगर आप विचारधारा से युक्त हैं, आपके अंदर सचमुच शैक्षणिक सलाहियत है और आपके अंदर गर्भ में भरा हुआ ज्ञान है, तो आप व्यक्तिगत आक्षेप कभी नहीं करेंगे। वो तो लास्ट टू लास्ट रिजॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप करना ही आपके निकृष्टता की निशानी। ये तो शुरुआत ही व्यक्तिगत आक्षेप से हो रही है सर। यहाँ तो तर्क तो बाद में, वैचारिक मतांतर तो बाद में। वही मैं कह रहा, अगर जैसे ही आपने व्यक्तिगत आक्षेप किया, इसका तात्पर्य यह है कि आप किसी न किसी कुंठा से ग्रसित हैं, आप किसी न किसी तरह महत्वाकांक्षा से ग्रसित हैं, आप कहीं ना कहीं जल्दी सक्सेस पाने की होड़ में लगे हुए हैं, या आपको समाज में कोई मान्यता नहीं है तो आप किसी व्यक्ति के ऊपर आक्षेप करके अपनी मान्यता मनवा लेना चाहते हैं। यह सीधा सीधा प्रश्न उठ जाता है अगर इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर सचमुच आप समाज को दिशा देना चाहते हैं तो सकारात्मक सृजन कीजिए। आप बताइए कि आपके अंदर क्या खूबी है, दूसरे के अंदर। आपको तो वो पूरी कहानी पता होगी कि एक जो था कलाकार, उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और उसने कहा कि जो है मैं इसको देखता हूं कि कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई, तो वो प्लेटफॉर्म पर गया और उसने वो पेंटिंग लगा दी और उसमें उसने लिख दिया कि जो इसमें जो भी कमी देखे उसकी में निशान लगा दे। अरे बस यार, आपने तो उसने देखा कि पूरी पेंटिंग पर ही, पूरी पेंटिंग पर निशान लगे हुए हैं, तो बड़ा निराश हुआ। फिर वो गया, एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, मान्यवर जैसे बैठे होंगे, तो उन्होंने पूछा, बाबा देखो मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बताई और देखिए इसमें सब लोगों ने कमी निकाल करके इसमें वो लगा दी। तो बाबा ने कहा तुम एक फिर पेंटिंग बनाओ और पेंटिंग बना करके फिर इसको लगाओ, लेकिन उस पर लिखो जिसको जो कमी पूरी लगे, पूरी अगर लगे कमी लगे,
जिसको भी इस आर्ट में जो कमी लगे उसको पूरी कर दे। पता ये चला कि जब शाम को वो गया तो वह पेंटिंग, वह चित्र वैसा की वैसा मिला। तो लोग कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन कमियों को पूरा करना सृजनात्मक तंग से, विचारधारा के आधार पर कैडर मुकम्मल करते हुए, एक कार्यक्रम ले करके चलते हुए, आपने अगर ऐसा कोई लीडर प्रस्तुत किया हो तो मुझे बताइए, मैं भी उसको खैर मकदम करूंगा। लेकिन केवल व्यक्तिवाद पर, व्यक्ति पर ही आक्षेप करना, मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति की कोई भी गणना करनी चाहिए। ठीक बात। बहुत 1 घंटे का समय अमूमन मुझे लगता है हो गया होगा, लगभग 30-40 मिनट से ज्यादा। तो सवाल तो सर मेरे पास बाबा साहब के साहित्य से भी है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी और दिन हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको स्पेसिफिक रखेंगे। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स पे भी चर्चा अलग से करी जाएगी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही जो है मसीहा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि कांग्रेस ना होती तो बाबा साहब जो है वो संविधान ना लिख पाते, फिर उसके बाद आरक्षण ना लागू होता तो नौकरियां ना मिलती। कुछ क्विक रिप्लाई सर इसके ऊपर? नहीं, मेरा मानना यह है कि अगर समाज में किसी राजनीतिक दल को पहले अवसर मिला और उसने अगर वो काम किया तो उसका वो उत्तरदायित्व था, उसका वो एहसान कैसे माना जाए? है एक संविधान के तौर पर, संवैधानिक धारा के अंदर इसी तरह संविधान सभा में डिस्कशन हुआ कि सभी व्यक्तियों को अधिकार दिए जाएं और हम अधिकारों के आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो एक तरफ तो वह संवैधानिक प्रदत्त अधिकार थे जो दिए, जो लागू किए गए, इसमें बार बार दिए गए और उन्होंने कोई अनुकंपा की, कोई अनुशंसा की, ये मुझे नजर नहीं आता। सेवियर सिंड्रोम जो है, ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें सभी लोग, अगर दाई जनाई करने वाली हमारी माता जो हजारों साल से कर रही है, आज भी एनएफएचएस का डेटा है, नेशनल फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन का डेटा, एनएफएचएस का डेटा है, जिसमें कहता 30% बर्थ जो हैं वो दाई जनाई से होती हैं। आज भी 30% ऑफ द बर्थ टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ दाई जनाई। वो दाई जनाई कौन है? वो मल की सफाई करने वाला कौन है? वो कब्र की खुदाई करने वाला कौन है? वो अन्न की उपजाई करने वाला कौन है? क्या हमारे इस लेबर के कंट्रीब्यूशन का कभी आपने मोल लगाया? एक दिन अगर वाल्मीकि भाई हमारे हड़ताल कर दे तो एम्स चल पाएगा या एयरपोर्ट उठ पाएगा? तो ये जो कहना कि मैंने किया, ये कहीं ना कहीं अज्ञानवश लोग कहते हैं। ये अहंकार, अहंकार है, ज्यादा अहंकार, अज्ञान और अहंकार। और आपको पता है कि अहंकार की पहली सीढ़ी अज्ञान होती है ना? तो वो आपको, आपकी राजनीतिक दल थी, आपने लड़ाई लड़ी और उसके अंदर फिर एक संविधान सभा बनी जिसके अंदर यह तय हुआ कि सभी समाजों को उसके अधिकार प्रदत्त किए जाएं। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है, अगर आपने राष्ट्र निर्माण नहीं किया होता, अधिकार नहीं दिए होते, तो आपकी विश्व में थू थू हो रही होती। तब फिर क्या करते? आप कैसे चलाते? आपको जो ऋण मिला वो इसलिए मिला कि आपने यहां के मानव अधिकारों को सुरक्षित किया। इसलिए बाइलैटरल और मल्टीलैटरल टाइज, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक आपको लोन नहीं देगा अगर आपके यहां ज्यादा मानव अधिकार की घटनाएं घटित हो रही हो, मानव अधिकार का हनन हो रहा हो, वायलेशन हो। IMF ये सब जो लोन दे रहे थे, आपको क्यों दे रहे थे? वो इसलिए दे रहे थे कि यहां पर बाबा साहब का संविधान डेमोक्रेटिक रूप से लागू किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, लेकिन था डेमोक्रेटिक रूप से, और इसलिए आपको तरजीह दे रहे थे विश्व के बहुत सारे राष्ट्र, आपको तरजीह दे रहे थे क्योंकि बुद्धा की यहां लैंड है, गांधी की लैंड बता रहे थे लोग इसको, जबकि बुद्धा उनसे बड़े थे। भाई अगर शांति का दूत किसी को माने, तो ये कहना कि कोई गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको दे रही है, ये कहीं ना कहीं अनभिज्ञता की निशानी है। सर 27 में विधानसभा के चुनाव हैं और
जो 4 बार सरकार चली है बहुजन समाज पार्टी की, उसमें एक समाज बड़े पैमाने पर लाभान्वित हुआ, विकास के ऐसे काम हुए जिसकी लंबी फेहरिस्त आज मौजूद है, लेकिन वो पार्टी जो है राजनीतिक रूप से जो है कमजोर नजर आती है, आंकड़ा जो है वो कम है। कैसे देखते हैं इसको सर आप? देखिए, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग लाभान्वित हुए, यही दिक्कत हो गई है। जिन समाजों को कभी ये भान नहीं था कि क्या वो सत्ता में आ सकते हैं, वह सत्ता में आने लगे हैं। आप जो बहुजन का कॉन्सेप्ट बहन जी ने, मान्यवर ने स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, वो बहुजन जब सत्ता आई तो सत्ता आने के बाद उनको ये लगा कि अब हम जो है दलित समाज की बेटी के साथ क्यों जिसे रहें, हम दलित समाज की पार्टी के अंदर क्यों संगठन करें या उसके साथ मिल करके सरकार चलाएं। सबसे पहले हटने वाले पटेल समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग अपना दल बनाया, फिर राजभर ने अपना दल बनाया, फिर उधर जो है मौर्य साहब लोगों ने भी अपना, कुशवाहा ने दल अपना बना लिया, उधर सैनी साहब ने जो है दल बना लिया। तो जो समाज पाल गडेरिया है ना, उधर बैकवर्ड क्लास के मुस्लिम अयूब साहब ने भी अपना दल बना लिया। वो जोजा, कुंजड़ा, कसाई, छिकुआ, इन सब जातियों को मिला करके एक बहुजन कॉन्सेप्ट बना था। जिन जातियों की जो है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, उनके नंबर नहीं थे कि वो अपने आत्मनिर्भर रूप से वो सत्ता प्राप्त कर सके, उनको बहुजन आंदोलन ने, बहुजन समाज पार्टी के अंदर रह करके उनको सत्ता मिली। लेकिन जैसे ही सत्ता मिली, उनको ये लगा कि अब हम अपनी सत्ता क्यों नहीं बना सकते, और सबसे पहले उन्होंने अपना दल बनाया। फिर जिसे कहना चाहिए, लोगों ने अपने अपने दल बनाने आरंभ कर दिए। तो आज अगर क्राइसिस है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो क्राइसिस समाज, बहुजन समाज पार्टी की नहीं है, वो समाज की क्राइसिस है। इसको हमें समझना पड़ेगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें, उन समाजों को, जिन समाजों की कभी भी आत्मनिर्भर सत्ता नहीं हुई थी, आज वो एक एक एमपी लेकर के मिनिस्टर बने बैठे हैं और आत्मनिर्भर रूप से टिकट बांटते हैं, अपने वो जो है दल बनाना चाहते हैं। यहां तक कि दलित समाज के लोग भी, जैसे पासी समाज के लोग आज एमपी बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। और अब जिसे कहना चाहिए, हमारे दूसरे साथी भी इसी राह पर देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो चेतना का विकास है, वो सत्ता के प्रति अधिक ललक हुआ है, और बहुजन जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे छूट गया है। तो अगर कुछ लोग सर इस पूरे ही कॉन्सेप्ट पे सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इट्स अ डिविएशन फ्रॉम बाबा साहब आइडियोलॉजी, और बाबा साहब अस्पृश्यों की बात करते थे, बहुजन वगैरह कुछ होता नहीं है। ये नहीं, ये जिसे कहना चाहिए, दिक्कत यही है कि, मैं नाम नहीं ले रहा प्रोफेसर साहब का, नहीं, दिक्कत यही है कि आप वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जावे, या दूसरी आप देखेंगे कि नहीं, जो आधा ज्ञान होता है ना, वो और भी खतरनाक होता। आपको कहानी पता है ना कि जिसे कहना चाहिए कि जो हम लोग अक्सर सुनाते हैं कि एक साहब जा रहे थे और पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा पढ़े थे, टाई वाई लगा एकदम टाइट रहते थे, और जहां जाए दूसरे पूछे पढ़े लिखे हो, तो वो कहे नहीं भैया हम तो पढ़े लिखे नहीं है। तो कह रहे तुम्हारी तो आधी जिंदगी खराब हो गई। तो ऐसे ही मिलते मिलते एक दिन उनको नदी पार करनी थी, और वहां केवल एक नाव वाला था जो पार करा सकता था, पुल था नहीं। तो वो पहुंचे, भैया नाव पाव करा दो जरा, नदी पार करा दो जरा नाव से। तो उसने कहा आइए साहब। जैसे ही बैठे, आदत से मजबूर, बोले पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम पढ़े लिखे तो नहीं है। तो बोले अरे तुम्हारी तो आधी जिंदगी खराब हो गई। तो जैसे ही नाव आगे चली, नाव में हो गया छेद, पड़ने लगा पानी। तो नाव वाले ने पूछा तैरना आता है? तो बोले नहीं तैरना तो नहीं आता। कहले अरे तुम्हारी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, मैं तो जा रहा हूं, कूदा और
रख के चला गया। तो ये जो प्रैक्टिकल ज्ञान है और एक किताबी ज्ञान है, मेरा मानना है बहुजन समाज पार्टी उन नाव वालों से बनी है जिन्होंने अपने समाज को मतलब बेचा नहीं है, जिन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया जिन्होंने करके दिखाया, ज्ञान पूर्वक जा करके अपनी बकरी बेची, अपनी मड़ैया बेची, अपने पुआल पर सोए, भूखे रहे। उन लोगों ने प्रैक्टिकल शेप से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनाया, जिसको मान्यवर ने और बहन जी ने एक जिसे कहना चाहिए दिशा दी। बाबा साहब की जो थ्योरीज हैं, जो बाबा साहब की जो थ्योरी थी, देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था, फ्रेम में है ना। हाँ देखिए, ध्यान रखिएगा। हाँ। देखिए, पॉडकास्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, इसको सदा सदा देखा जाएगा आने वाले ये मान्यवर कांशीराम लिख रहे हैं अपनी चमचा एज में कि आई एम नॉट ए थियोरिटिकल पर्सन, आई एम नॉट ए ग्रेट थिंकर, है ना, आई एम ए प्रैक्टिकल पर्सन। ये किताब का ब्लर्ब है। ये नहीं, ये तो पूरी चमचा एज की असली किताब है, ये ओरिजिनल, ये ओरिजिनल किताब है। और ये ओरिजिनल बामसेफ है जो मान्यवर ने डिक्टेट किया था। तो 1981 में, 14 अक्टूबर 1981 में मान्यवर ने डिक्टेट करके ये किताब बामसेफ लिखी थी, है ना। तो ये जो है, इसमें मान्यवर कह रहे हैं कि आई हैव एक्चुअली ट्राई टू हैव ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बाबा साहेब थियरी। और इसलिए ये कहना कि बाबा साहब ने पहले बनाया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, तो क्या दलित ही केवल लेबर हुआ करते थे, दूसरे लोग जात के नहीं हुआ करते थे? बाबा साहब ने उसको क्यों अबंडन किया? बाबा साहब ने इसलिए अबंडन किया कि उन्होंने कहा कि सब लेबर एक जैसे नहीं हो रहे हैं, राइट। क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं कास्ट का उसका एंगल आ जाता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई उन्होंने, लेकिन फिर बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को मिटाने के लिए बाकायदा आरपीआई का जो है बाकायदा उन्होंने वो लिख दिया, मैंडेट या क्या कहते हैं उसको, उसका मसौदा लिख दिया कि आरपीआई मैं बनाऊंगा। और उसका लेटर मेरे पास अभी भी पड़ा, अभी आपको मैं दिखा सकता हूं कि बाबा साहब ने बाकायदा लेटर लिखा लोहिया को कि यू वांटेड टू मीट मी एंड आई वांट टू मीट यू वेरी डेस्परेटली। क्योंकि ये था कि बाबा साहब उनसे मिल करके एक बड़ा जो है बनाना चाहते थे युग्म, जिसमें वो बैकवर्ड, दलित और सभी को, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वाज नॉट ओनली फॉर दलित्स, राइट। रिपब्लिकन पार्टी का नाम कहां से ला रहे थे बाबा साहब? तो इसलिए यह कहना कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो क्या दलितों के लिए बनाया? केवल दलितों के लिए बनाया? बाबा साहब ने संविधान, अगर बाबा साहब ये तसव्वुर नहीं रख रहे थे तो प्रबुद्ध भारत की दुआई क्यों देते? तो इसलिए बाबा साहब को संकुचित दृष्टि से देखना उनका अपमान है, और मुझे लगता है इस अपमान के लिए समाज माफ नहीं करना चाहिए जिसने भी ऐसी बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों की बात कर रहे थे। ये भी आरोप लगा सर पिछले दिनों की कुछ चर्चाओं में और इंटरव्यूज में कि सारा का सारा जो कवायद थी राजनीतिक सामाजिक, वो कांग्रेस के खिलाफ थी, आरएसएस बीजेपी के, यानी कि आरएसएस के खिलाफ मोटे तौर पे, यानी कि चमचा युग को भी कहा गया कि इसमें आरएसएस के खिलाफ कुछ नहीं लिखा गया है। बात जिसे कहना चाहिए प्रैक्टिकल राजनीति की होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, इज आरएसएस ए पॉलिटिकल पार्टी? इज ए पॉलिटिकल पार्टी? तो राजनीतिक दल राजनीति के खिलाफ ही बनेगा, राजनीतिक दल। लेकिन बाबा मान्यवर की जो पॉलिसीज थी, जो प्रोग्राम्स थे, वो क्या कह रहे थे? वो केवल एक आदमी को कह रहे थे। वो नागनाथ और सापनाथ किसके लिए यूज किया था उन्होंने? फॉर होम? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग इतिहास को ठीक से जान नहीं रहे, आप मुझे बताइए, अगर बाबा साहब अंबेडकर फूले को ला रहे हैं तो फूले किसका आंदोलन था? किसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे और वो कहां पे कर रहे थे? साहू जी को ला रहे हैं आप, अब बाबा साहब को ला रहे हैं। पेरियार
कितना अधिक जो है वो काम कर रहे थे। तो पेरियार को लाए, नारायणा गुरु वहां काम कर रहे थे उसको लाए, और फिर बाद में जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने खुद नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं डीएस4। तो छोड़ को कुछ लोग चोर बोलते हैं। नहीं नहीं, छोड़ लिखा हुआ है साफ साफ, तो बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अभी जेएनयू से ही वो थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि पापसा के कुछ पदाधिकारियों ने नारा लगाया वो, हाँ, तो उसको सोशल मीडिया पिकअप कर लिया गया कि देखिए ये नारा लगाया जाए। नहीं वो एक्चुअली उन्होंने वो तिलक वाला लगाया था। हाँ, तिलक तराजू। हाँ, तो तिलक तराजू के लिए मैं जानना चाहूंगा क्या इतिहास है उसका, कहाँ से निकल के देखिए, आया वो? बहुत सारे लोग मुझे जिसे कहना चाहिए मुझे ये बता रहे थे कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं है। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मान्यवर से मैं मिला था। ये मान्यवर देखिए, सेकंड हिस्ट्री कांग्रेस, ये मान्यवर के ऑटोग्राफ है। ये लिखा है मान्यवर ने, विवेक कुमार बेस्ट विशेष। ये साहब के साइन है ये। हाँ, ये तारीख लिखी हुई है। ये मैं मिला था 2000 में मैंने ये प्रश्न पूछा। एक सरफिरा आदमी है, आपने देखा होगा, वो कह रहा था कि मैंने 92 में उनसे पूछा था ये। अरे 92 में तो मैं स्टूडेंट था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। लेकिन मैंने 2000 में जो है जब मान्यवर से मिला तो मैंने पूछा, मान्यवर आप ऐसा नारा कैसे दे सकते हैं, ये तो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो मान्यवर ने वहां जवाब दिया, दलित हिस्ट्री कांग्रेस में जवाब दिया कि नहीं भाई, आप मुझे बताइए नारा पहली बार कब लगा। और पहली बार जो था वो नारा जो है 1993 में लगा। पहली बार ये तिलक तराजू वाला जो है वो नारा। अच्छा, हमारी तरफ जो है लखनऊ में एक बात और जोड़ी गई, और वो थी कलम। इसमें तिलक तराजू, कलम तलवार, कलम जोड़ी गई, क्योंकि वहां पर कायस्थ समाज के बहुत सारे लोग थे और उनको कलम का जो है रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। तो हम लोगों ने बचपन में वो नारा सुना था। तो उसके बाद जब मान्यवर ने कहा कि आप मुझे दिखाइए कहीं लिखित रूप में, मेरे किसी भाषण में बोलते हुए, या मेरे किसी बहुजन संगठक के किसी राइटअप में, या किसी किताब में, जो मान्यवर ने बामसेफ भी लिखी और चमचा एज भी लिखी, और बहुत सारे जो है उनके बहुजन संगठक के मेरे पास वो पढ़े हुए भाषण, कहीं भी आप दिखाइए कि मैंने ये लिखा हो, तब मैं जो है मान जाऊंगा। लेकिन मेरा ये नारा नहीं है। नारा 1993 में इटावा में जब मैं बाई इलेक्शन लड़ रहा था, तो वहां पब्लिक ने लगाया, और वो गठबंधन था, सपा से गठबंधन था, गठा तो उन लोगों ने लगाया, राम सिंह यादव इनकी मौजूदगी में वो लगा। तो हमने नहीं लगाया ना, मंच से लगा, वो पब्लिक ने लगाया। और पब्लिक ने लगाया, ये बात और है कि मैंने मना नहीं किया। तो कैसे आप कह सकते हैं कि मैंने ये नारा लगाया? ये बात जो है, ये बात खुद साहब ने खुद खंडन किया। तो इसलिए ये कह देना कि जो है मान्यवर जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ या आरएसएस के, मनुवाद क्या है? मनुवाद तो वो कहते थे, और मनुवाद तो बाकायदा, ये पेन दीजिए जरा, ये तो कहते थे, देखिए मनुवाद ये है, ये खड़ा हुआ है, और ये देखिए जो उन्होंने वो तस्वीर बनाई 85%, ये बाकायदा उनकी तस्वीर है। ये तस्वीर में देखिए 85%, 85% आर द विक्टिम्स ऑफ द सिस्टम एंड 15% आर द बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम, सब लिखा हुआ है। और फिर कहते थे कि ये है 15%, और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये बहुजन चलेगा नहीं, और इसीलिए वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। जी। तो ये कह देना, आसानी से समझ लेना, आंदोलन को पढ़ना नहीं, तो कैसे आप उसके बारे में सही दर्शकों के कुछ, या फिर कोई प्रोपोगेंडा या फिर मलाइन करने के लिए अब बीएसपी को एक तरह से नहीं, वो मैं कहता हूं कि वन हु स्पिट्स एट द मून फॉल्स ऑन द फेस। आई थिंक इतने बड़े लोगों पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। 27 में सर आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर बीएसपी? क्योंकि 9% तक भी आ गए हैं, उपचुनाव में 6.5% भी, हार्ड फैक्ट्स हैं ये कि वोट 6.5% तक आ गया है।
क्या रिवाइवल हो सकता है, क्या वापसी हो सकती है? क्योंकि अगर आप देखें एट दिस पॉलिटिकल जंक्चर एट 2027 जो आने वाला है, बहन जी की एज भी इतनी है कि वो उनका आखिरी कुछ चुनाव में से, हम चाहते हैं बहन जी दीर्घायु रहें, लेकिन कुछ आखिरी चुनाव में से एक माना जाएगा। और बसपा के लिहाज से भी सर ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आने वाला है आगे चल के, वहां से वापसी कैसे होगी फिर? नहीं देखिए वैभव जी, ये तो थोड़ा भविष्यवाणी करने जैसा है, और मैं एक समाजशास्त्री हूं। जो ट्रेंड है, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज एंड हाउ इट इज, व्हाट इट शुड बी, उसके लिए मैं ट्रेन नहीं हूं। क्या हो सकता है कि ट्रेन नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये जवाब देने की कि बहुजन समाज पार्टी का जो उदय हुआ और इसका जो जन्म हुआ, वो समाज के अंदर जो दर्द, पीड़ा, गुर्बत और जो अशिक्षा और गांव के अंदर जो जिस तरह का शोषण, ये सब विराजमान था, उसकी वजह से इसका उदय हुआ। अब होता क्या है कि जैसे इसका उदय हुआ तो लोगों के अंदर जो है एक जागी, मतलब मान्यता जागी, और उनका जो मनोबल था उसको बढ़ाया। और आज भी उनका मनोबल इतना हो गया कि वो मोछे पे ताव दे करके अपनी जात का नाम ले सकता है। ये किसकी देन है, ये हमें समझना चाहिए। अगर ये देन हमारी है कि हमने टूटे हुए मनोबल को उठाया, बिखरे हुए जनबल को जोड़ा, और फिर हमने अपना आंदोलन बनाया, तो मुझे लगता है कि क्या वो गुर्बत खत्म हो गई, क्या वो पॉवर्टी खत्म हो गई, क्या वो जहालत खत्म हो गई, अशिक्षा, जो शोषण है, जो अन्याय है, अत्याचार है, वो क्या खत्म हो गया? आज भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो वो है डेटा, वो कहता है कि 154 वारदातें दलितों पर डेली हो रही हैं, 154 अगर आप पूरा लग ले। तो क्या ये उनके ऊपर अत्याचार और अन्याय कम हो गए? नहीं हुए सर, आई एम सेइंग, लेकिन जब तक ये अन्याय और अत्याचार हैं। अग्रीड सर, ये फैक्ट्स है हमारे पास, ये डेटा है एनसीआरबी का, लेकिन जो परसेप्शन बना हुआ है इसमें, पॉलिटिकल परसेप्शन है, उसमें बीएसपी पिछड़ रही है और मीडिया उसके खिलाफ काम कर रही है। बिल्कुल अग्रीड, लेकिन क्या वे आउट है सर? क्योंकि हम आपके पास बैठे हुए हैं 27 में, हाँ, क्योंकि समाज भी वही है, 30% वोट डालने वाले लोग भी वही मौजूद हैं, और जातिवाद घटा नहीं है बल्कि वो बढ़ा है, और अपराध बढ़ रहे हैं, आपके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं कि ये जैसे कि आपने एक अभी सुना होगा, बहन जी ने शुरू किया है भाईचारा कमेटी, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सकारात्मक कदम है जो कि बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए। दूसरी बात मुझे लगता है कि अगर हमारे खिलाफ कोई कथानक, जिसे नैरेटिव कहते हैं, बन गया है अभी से, तो उस नैरेटिव से हमें सीधे लड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए उसको। अगर हम उसके खिलाफ अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, जैसे कि ये कहा जा रहा है कॉन्टेस्ट तो केवल सपा और भाजपा में है, तो मुझे लगता है कि इस कॉन्टेस्ट को किस प्रकार तोड़ा जाए, ये रणनीति हमारे नेताओं को सोचनी पड़ेगी कि ये जो हमारा बाइनरी बन गई है सपा और भाजपा की, वो नहीं है। ये त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय अगर हम इसको बना ले जाएं, जैसा कि बहन जी अपने बहुत बार उसमें कहती हैं, भाषणों में कहती हैं कि अगर हम चतुर्कोणीय बना ले जाएं तो हमारा बेनिफिट हो सकता है। तो अगर कांग्रेस एक तरफ जिंदा हो रही है और दूसरी तरफ अगर बहुजन समाज पार्टी भाईचारा कमेटी बना रही है, और तो और मुझे लगता है कि कैडर के अंदर उनका पाठ्यक्रम क्या है, इसको देखना चाहिए। मेरी जो रिसर्च है उसके अंदर यह कहता है कि जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो अपनी जीवन चरित्र को ज्यादा, बायोग्राफी को ज्यादा बोलते हैं। मैं कुछ नहीं था, मुझे बहन जी ने क्या, ठीक है वो बायोग्राफी है, लेकिन समाज क्यों जुड़ेगा? आपको लग रहा है करिकुलम नीड्स रिवीजन? बिल्कुल, करिकुलम आना चाहिए। रिवीजन नहीं है, अभी करिकुलम है क्या मुझे नहीं पता है, ऑन पेपर तो नहीं देखा। हाँ, मुझे नहीं पता है कि बहन जी ने उसे कंटेम्पराइज भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मान लीजिए अगर हम पूरा इतिहास नहीं बताएंगे तो जो बच्चा 1980 में पैदा हुआ था, आज समझ लीजिए वो 60 साल का
60 साल का हो रहा ट्रू। है ना, 1980 और 40 साल का हो रहा है। अगर 40 साल का वो 10 साल का रहा होगा तो 50 साल का या 60 साल का, तो उसको वो कैडर नहीं पता है जो मान्यवर बहन जी दिया करते थे। आज के कैडर देने वाले बायोग्राफी ज्यादा बताते हैं और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और उसके कार्यक्रम और उसका अचीवमेंट जिस प्रकार का रखना चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें कमी है। पहले सर इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था और ऑडियो विजुअल मीडियम्स नहीं थे, तकनीक नहीं थी, तो मान्यवर साहब ने जो मेहनत करी उसका तो कोई बखान भी नहीं किया जा सकता। अब तो थिंग्स आर 100 टाइम्स इजियर नाउ। तो क्या सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया को भी बेहतरी से इस्तेमाल किया जा सकता है इस पूरे कैडर देने के कवायद में? नहीं, देखिए इसके अंदर क्या है कि कंपटीशन तो धन वालों के, पैसा जिनके पास है और जिनके पास पैसा नहीं है उसका है। हम किसी भी प्रकार में बहुजन समाज पार्टी भाजपा के पैसे का या कांग्रेस के पैसे का जो है, एक सिंपल सा रिसर्च है, उसके अंदर हम कोई तुलना ही नहीं है। मतलब जो भी बात मैं कर रहा हूँ अपने रिसर्च के आधार पर ही कह रहा हूँ, तो कोई तुलना नहीं है। तो इसलिए मान्यवर ने कैसे ऑल्टरनेटिव मीडिया ढूंढा था? ऑल्टरनेटिव मीडिया था कि हम स्वयं व्यक्तिगत मीडिया बन जाए। तो अगर क्या हम व्यक्तिगत तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि पहले तो छुप के कमरे में भी कैडर हो जाते थे, रात में कैडर होते थे। आप मुझे बताइए कि क्या 2 दिन का कैडर हुआ है आज तक? वो तो साहब के टाइम में ही हुआ। तो कैडर केवल और केवल आपको विचारधारा सिखाना नहीं है, वो भाईचारा बनाने का भी कार्यक्रम है। सो कंप्लीट ट्रेनिंग बेसिकली। तो 2 दिन आप रहेंगे तो नेता को समझेंगे, उसकी कमी को, उसकी अच्छाई को समझेंगे। 2 दिन आप रहेंगे तो जो है हमको कॉन्फिडेंस होगा आपके ऊपर, भाईचारा बनेगा कि हाँ भाई तुम कैसे हो, क्या खा रहे हो। क्या हमने रोटी बनाते हुए कैडर कैंप किया? कोई हमने आज कहा कि नहीं हम आज रोटी रात में यही खाएंगे, तो रुके नेता। तो मुझे लगता है कि जब हम अपना मीडिया एक ट्रेडिशनल मीडिया वॉक को अपने वाक पटिता को बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि हम तरक्की या हम जिसे लड़ाई कर सकते हैं जी। नहीं तो क्या होगा, फिर हम अपनी जो है बायोग्राफी बनाएंगे तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई ठीक है तुम्हें तो मिल गया, हमको क्या मिला? तुम्हें मिल गया तो ठीक है तुम करो। लोगों को, नेताओं को रुकना चाहिए इस पर। नहीं ठीक है आपने बदल दिया, हाँ भाई ठीक है, लेकिन हम बताएंगे अब पार्टी के बारे में। आकाश जी वाला जो पूरा प्रकरण है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक युवा वर्ग बड़ा उत्साहित था, फिर आकाश जी का निष्कासन हो गया, पहले पदमुक्त हुए फिर निष्कासित हो गए, और उत्तराधिकारी को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि बहन जी ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि अब उत्तराधिकारी पर मेरी तरफ से जो है कोई भी नाम नहीं आएगा। मैं इस बारे में, तो कौन उत्तराधिकारी हो सकता है, कौन होगा, इसको लेके भी समाज जो है चिंतित है। देखिए समाज को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अंदरूनी मामला है, किसी भी दल का बहुत अंदरूनी मामला है, और उस दल के मुखिया को, उस दल के कैडर को भविष्य क्या है ये निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को दिशा देने वाले? हमारा मानना यह है कि जो लोग जो दल को यहां तक लेकर के आए हैं, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए कि ये दल जो कुछ नहीं था, एकदम जिसे कहना चाहिए समाज दरका हुआ था, उस समाज को बांध करके यहां तक पहुंचाना, उसके मनोबल को बढ़ाना, उसको इज्जत दिलाना, अगर ये सब उन्होंने किया है तो इसको आगे भी ले जाने की क्षमता वो रखते हैं। और बहन जी तो मुझे लगता है कि बार बार कहती कि मैं तो मान्यवर काशीराम की शिष्या हूं, इतनी जल्दी से घबराने वाली नहीं। उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लोगों को चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कैडर, सपोर्टर्स, लीडर्स जो नीति निर्देश दिया जाए उसको वो अपना कार्यक्रम क्रियान्वयन करें। वो पार्टी क्या निर्णय ले रही है, क्या मतलब जिसे कहना चाहिए दिशा निर्देश होगा, वो कैसे होगा, वो लीडर पर छोड़ना चाहिए। आपकी तो बात हो जाती है, बहन जी आपको कॉल करती है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है रणजीत, मेरा ऐसा कुछ भी कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही मैं जिसे कहना चाहिए। फिर भी बहन जी बहुत मतलब आपको हमने देखा है मंचों पे लगातार। तो नहीं, मैं क्योंकि आपको पता है कि बामसेफ मैं देखता रहा हूं और मैं बामसेफ से जुड़ा रहा हूं, तो इसलिए जिसे कहना चाहिए एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में दिख जाते हैं।
आकाश जी को लेके मीडिया ने बहुत चटकारे खबरें दिखाई हैं, परिवार की जो चीजें हैं उनको बढ़ा चढ़ा के उसमें हाँ, तरह के रूप में दिखाया। मुझे लगता है मैंने उस पर रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं की, हालांकि उस दौरान मैं शांत हो गया था मैं। नहीं, आपका यही एक जिसे कहना चाहिए उत्तरदायित्व जो आपने निभाया, उससे आपकी इज्जत और बढ़ी है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो लोग बोल रहे थे उनको सचमुच क ख ग भी नहीं पता था उस परिवार के बारे में, जो सब कुछ हमारे समाज का एक सबसे प्रतिष्ठित परिवार है। उस प्रतिष्ठित परिवार पर उंगली उठाना एक तरह से बड़ा जघन्य अपराध था। ब्लास्फेमी है वो। हाँ, एक तरह से ब्लास्फेमी कही जा सकती है कि हमारे परिवार पर आप कौन होते हैं कटाक्ष करने वाले? क्या आप इसी तरह किसी दूसरे परिवार को जाके कर सकते हैं, या दूसरे जो स्थापित परिवार है क्या उनके ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा समाज जिसे कहना चाहिए खुद अभी राजनैतिक रूप से जो समाज सुनना चाहता है वो तैयार नहीं हो पाता है। उसको जो भी कहता है तो वो कौवा कान ले रहा है तो उसकी तरफ चल देता है। क्यों चल देता है? मैं ये कहता हूं कि आप कैसे लीडर पर भरोसा करेंगे, उसके कुछ मापदंड होते हैं भरोसा करने के। आज जो आया बहुत अच्छा बोला और आप उसकी तरफ हो लिए, ये तो कोई बहुत अच्छा बोलना मापदंड नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आए और अम्बेडकरवादियों के, मतलब झंडा भी अम्बेडकरवादियों का और भीड़ भी अम्बेडकरवादियों की, और वो हीरो बन गए आज वो सपा। बिल्कुल। तो इसीलिए ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी है कि जो दिखता है वही बिकता है। और सर एक और कि हर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला व्यक्ति क्या प्रोफेसर होता है? ये आज साफ कर दीजिए, क्योंकि हर कोई प्रोफेसर बोलता है, अपने आप खुद ही बोलता है। ये गलत है, क्योंकि प्रोफेसर जो है एक पदवी है, वो आपको केवल बोलने से नहीं मिलती है, उसके कुछ मापदंड हैं। जैसे कि आप सबसे पहले जो चरण होता है वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। जब आपकी नियुक्ति हुई होती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। लेकिन क्या है, असिस्टेंट लगाना लोग बेइज्जती समझते हैं। असिस्टेंट लगाना बेइज्जती समझते हैं, उसको असिस्टेंट को हटा करके प्रोफेसर करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, अपने ही ऑक्यूपेशन से, अपने ही प्रोफेशन से झूठ बोलना, ये तो सबसे गंदी बात हो सकती है किसी भी प्रोफेसर के लिए, और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए सबसे कड़े शब्दों में। एडहॉक टीचर्स भी प्रोफेसर कहलाए जा सकते हैं? एडहॉक नहीं, बिल्कुल एडहॉक टीचर हुआ, जो कि मतलब एक तरह से एक मियाद के लिए, एक टाइम के लिए उसको लगाया जाता है, और उसकी पूरी तनख्वाह जो है बनती है केवल और केवल एक निश्चित मियाद में। ये नहीं है कि उसका पेंशन नहीं कटेगा, उसकी ग्रेजुटी नहीं कटेगी, स्टाइपेंड है वो स्टाइपेंड है एडहॉक में, उसको उसकी पेंशन नहीं कटती, रेम्यूनरेशन नहीं है, तो उसका जॉब भी पक्का नहीं है। तो दलित समाज थोड़ा सा एडहॉक है। हाँ, दलित समाज को समझना चाहिए, पहली सीढ़ी है असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरी सीढ़ी है 8-12 साल बाद अगर प्रमोशन से होता है 12 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर, और 15 साल में प्रोफेसर बनाए जाते हैं। यद्यपि उन्होंने एक हमारे यहां जो आहारता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, उसकी एक किताब कम से कम जो है मानक पब्लिशर के पास होनी चाहिए। यह नहीं कि अपने पैसे से लिखी, अपने पैसे से छपवा ली। दूसरी, वो एक पीएचडी सुपरवाइज करे हुए होना चाहिए, उसके अंदर में एक छात्र रिसर्च करके। क्या ऐसे प्रोफेसर के अंडर आपने देखा जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? कॉलेज में जैसे आप देखेंगे दिल्ली के कॉलेज हैं, उनमें पहले प्रोफेसर नहीं हुआ करते थे, उनमें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे। अभी ये बीजेपी सरकार ने जो है आकर के प्रोफेसर बना दिया। पहले तो प्रोफेसर केवल विश्वविद्यालयों में हुआ करते थे, तो भी वो झूठ बोल रहे थे लोग। एक और सवाल है सर कि किसी प्रोफेसर को फ्लैट मिला अकोमोडेशन को, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। किसी को बड़ा बंगला मिला हुआ है जी, तो इसका भी कोई क्राइटेरिया होता है क्या कोई, कि कैसे किसको क्या मिलेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि चाहे तो कोई मिलता होगा बंगला वगैरह, तो नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे विश्वविद्यालय की एक आहारता है, आपने कितने वर्ष लगाए जी, सबसे बड़ी बात यह है। और ये होता है कि बहुत सारे लोगों को टाइप
1 जी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि छोटा सा एक रूम 1 रूम का। हाँ, जिसको हम लोग ट्रांजिट हाउस कहते हैं। हम्म। यद्यपि हमें अपनी पूरी जो HRA है वो देना पड़ता है, ओह। लेकिन एक रूम का और एक किचन लैट्रिन बाथरूम क्या करें, कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि बाहर हमको मिलेगा नहीं, इसलिए। फिर दूसरा चरण होता है कि न्यू OTH, जिसमें 2 कमरे हो सकते हैं, और एक फिर टाइप 4 जिससे कि 3 कमरे का होता है। इस तरह बढ़ता है। आपको 8 साल 10 साल लगाने पड़ते हैं बिफोर यू गेट ए हाउस इन ए यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी के अंदर आप जैसे ही घुसेंगे वैसे आपको घर नहीं। हाँ, ये होता है। एक है केस वार्डनशिप। हॉस्टल है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में भी हॉस्टल हो सकता है, उसमें आपको नौकरी करनी पड़ेगी वार्डनशिप, यानी कि उसमें लड़के रह रहे हैं तो वो कैसे रह रहे हैं, खाना उनका सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वार्डन के रूप में, वार्डन के रूप में आपको जल्दी मिल सकता है घर, लेकिन आपको उसके लिए बाकायदा अपनी ड्यूटी पढ़ाने के अलहदा आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। चलिए सर, क्लोजिंग सवाल, 27 में चुनाव है और ऐसा लग रहा है कि जो समाज है उसके अंदर एक बेचैनी है, क्योंकि उसने 4 बार के शासन देखा, उसमें उन्नति प्रगति हुई, नौकरियां मिली, ठेकेदारों में आरक्षण मिला ठेकेदारी में। अब वो समाज के अंदर कुलबुलाहट है। वहीं उधर से जो है हमले तेज हो गए हैं। एक वर्ग ये भी कहता है, एक पार्टी या एक पूरा का पूरा समुदाय कहता है कि बसपा खत्म हो गई, पर फिर भी बसपा पे ही हमलावर रहते हैं रात दिन। तो ये एक बड़ा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। आप समाज से क्या कहना चाहेंगे सर, जो उत्तर प्रदेश का खास तौर से, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश के बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं? नहीं, अब देखिए, मैं कोई कहने वाला होता नहीं हूं, लेकिन समाज खुद अपने आप में इतना समझदार है कि वह आज भी बाकायदा वोट करने के लिए अपनी विचारधारा को जानता है कि हमें कहाँ करना है, हमारा लीडर कौन है। 1 से लेकर के 100 तक उसको पता है हमारा लीडर कौन है। ये बात दूसरी है कि कुछ लोग आ करके नया नया, जिसे कहना चाहिए, जो एक नई चीज जब आती है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और मैं वही बात कर रहा था कि हमारे समाज को यह समझना चाहिए कि कौन लीडर कितने वर्षों से समाज की सेवा कर रहा है, उसका मापदंड उसको यह समझना चाहिए कि हमें व्यक्ति की, हमें अपने लीडर की जो म्याद है कितनी पुरानी है, वो कितने सालों से आत्मनिर्भर रूप से आपकी सेवा कर रहा है, ये सबसे बड़ा पैमाना होना चाहिए। दूसरा, आपको उसकी विचारधारा देखनी चाहिए कि उसकी विचारधारा है या नहीं है। तीसरा, उसका कार्यक्रम है या नहीं है। चौथा, उसके कैडर हैं या नहीं है। अगर हम इन सबको देख लेंगे तो हमारे अंदर अकुलाहट नहीं होगी, हमारे अंदर बेचैनी नहीं होगी, हमारे अंदर हम मुतमईन होंगे, हम जिसे कहना चाहिए कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे कि नहीं, हमारे पास एक लीडर है, हमारे पास एक छतरी है, हमारे पास एक विचारधारा है, हमारा एक कैडर है और हमारी एक दल है। रिवाइवल हो सकता है 27 में, रिवर्सल हो सकता है, पूर्ण बहुमत जैसी बातें कर सकते हैं हम दोबारा से। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं इस बात को बिल्कुल मतलब जोर दे करके कह सकता हूं कि जब तक समाज में गुर्बत है, जब तक समाज में शोषण है, प्रताड़ना है, जब तक अत्याचार है, अन्याय है, तब तक इस पार्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता और रिवाइवल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे सवाल अभी और भी हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन एक सीमा है 1-1.5 घंटे की और दर्शक भी उसको देखेंगे। कभी और आपको भी फुर्सत होगी तो कभी एक लाइव स्ट्रीम हम आयोजित करेंगे जिसमें जनता हमें लगातार सीधे सवाल पूछेगी और हम 2-3 घंटा आराम से चाय कॉफी पीते हुए बैठ सकेंगे। बहुत शुक्रिया दर्शकों का जिन्होंने पूरा देखा। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी थीम्स पे चर्चा हुई है, सब पे अलग अलग कमेंट करिए, इसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप इसकी क्लिप शेयर करिए। जो लोग डाउनलोड नहीं करना जानते तो आजकल के एंड्रॉयड और आईफोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप उस सेक्शन पे जाइए जो सुन रहे थे, आपको जो हिस्सा पसंद हो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, 2-3 मिनट का हिस्सा निकालिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर करिए। ट्विटर पे जो भी लोग इसको शेयर करेंगे मुझे टैग करते हुए, मैं रिट्वीट करूंगा उसको। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर
ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।